प्यारे बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं हरिराम सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज पनिया महाराजगंज। आज विज्ञान में हम लोग पाठ 5 अध्याय 5 पदार्थों का वर्गीकरण पृथकीकरण पढ़ेंगे। पदार्थों के पृथकीकरण में हम लोग यह समझेंगे, यह पढ़ेंगे कि पदार्थ को किस प्रकार हम लोग पृथक कर सकते हैं। पदार्थ के पृथकीकरण में कैसे कैसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के बीच जो मिश्रण है, मिलाया गया है, उसको हम लोग किस प्रकार से अलग किया जाए, इसी के संबंध में हम लोगों को पढ़ना है। बहुत देखे होंगे कि चावल में गेहूं का मिश्रण होता है, धूल कण का मिश्रण होता है, और भी अन्य पदार्थ मिले होते हैं। उनको किस प्रकार से हम लोग अलग किया जाए एक दूसरे से, अशुद्धियों को, उसी को हम लोग पृथकीकरण कहेंगे। तो आइए देखिए कैसे कैसे इस विधि से हम लोग अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। तो पदार्थ की पृथकीकरण में सबसे पहले हस्तचयन। पदार्थ की पृथकीकरण में सबसे पहले नंबर 1 पे आता है हस्तचयन। हस्तचयन शाब्दिक अर्थ हुआ कि हाथ से ही हम लोग उस पदार्थ का अलग अलग यानी अशुद्धियों को अलग कर दें, वही हस्तचयन कहलाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि गेहूं में या चावल में धूल कण या कंकड़ मिले होते हैं, तो एक बर्तन में, जैसे एक बर्तन हुआ, इसमें चावल के कण हैं, इसी में छोटे छोटे धूल कण मिले हुए हैं। इसमें से हम लोग बैठ करके हाथ के माध्यम से उसमें से अशुद्धियां निकाल लेना, इसमें से जो अशुद्धि है उसको बाहर कर देना, हस्तचयन विधि से पृथकीकरण कहलाता है। इसमें होता क्या है कि सूखे कण जैसे हुए या चावल में धूल के कण हुए, बड़े बड़े कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ जो भी हैं, उनको हाथ के माध्यम से निकाल करके बाहर कर देना, हस्तचयन के माध्यम से पृथकीकरण कहलाता है। दूसरा जो आता है पृथकीकरण का, थ्रेसिंग। हस्तचयन के बाद दूसरा जो है थ्रेसिंग है। थ्रेसिंग, इस विधि से भी हम लोग पदार्थों में से पृथकीकरण करते हैं। जैसे पेड़ पौधे में या छोटे छोटे पौधों में, जैसे सरसों का पौधा हुआ, और भी हैं, अरहर का पौधा हुआ, गेहूं का पौधा हुआ, धान का पौधा हुआ, उसमें से अन्न को निकालना, सूखे जो भी अन्न हैं, पीट करके या किसी भी विधि से अलग कर देना, क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। यानी सूखे पौधे में से अन्न को बाहर करना थ्रेसिंग कहलाता। होता कैसे है?
क्या होता है कि सबसे पहले पौधे को हम लोग पूरी तरह सुखा देते हैं। जब सूख जाता है तो उसको हम लोग ले जा करके फर्श पर या कहीं साफ सुथरे जगह पर रख देते हैं और एक डंडी लेकर के उससे पीट करके उसको हम लोग झाड़ के अलग कर देते हैं। तो उस पौधे से अन्न को निकालना, जैसे गेहूं को पीट दिए तो बाल से गेहूं बाहर हो जाती है, धान को भी पीट देते हैं या सटक देते हैं तो धान उस पौधे से अलग हो जाता है। अरहर का पौधा हुआ, डंडी लेकर के मोटे डंडे से एक मीटर के डंडे या जो भी हुए उसको लेकर के हम लोग पीट देते हैं तो अरहर का जो फल है, बीज है, उस पौधे से अलग हो जाता है। तो इस विधि से अलग करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। यह थ्रेसिंग विधि से हम लोग आम अमरूद के पौधे को, चाहे तो आम के पौधे या अमरूद के पौधे को इस विधि से अलग नहीं कर सकते। तीसरा नंबर जो आता है थ्रेसिंग के बाद, निष्पादन। निष्पादन यह भी पृथकीकरण का एक तरीका है। पृथकीकरण के में एक विधि का ये मांग है निष्पादन। निष्पादन में होता क्या है कि जैसे धूलकण, चावल में धूल का मिल जाना या किसी भी पदार्थ में हल्के पदार्थ का मिश्रण हो जाना, उनको अलग करने के लिए हम लोग वायु की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं में भूस का मिलना, सूखा भूसा का मिलना, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, उसे पूरी तरह सुखा लेंगे। सुखाने के बाद क्या करते हैं, कहीं किसी स्थान पे गए जहाँ साफ सुथरा स्थान हो, उस स्थान पर जा कर के हम लोग उस मिक्स गेहूं में भूसे को एक बर्तन में रख करके उसको क्या करते हैं, उसाते हैं। उसाने के में देखा जाता है कि गेहूं जहाँ उसाया जाता है वहीं गिर जाता है और जो भूसा होती है वो थोड़ी दूरी पे जा कर के इकट्ठा हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निष्पादन कहते हैं। यानी गेहूं से भूस के अलग करने की प्रक्रिया क्या हो गई, वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से क्या कहलाता है, निष्पादन कहलाता है। इसके बाद आता है चालन। चालन विधि से हम लोग पदार्थ का भी पृथकीकरण करते हैं। चालन में क्या होता है, एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग छन्नी या चलनी कहा जाता है। छन्नी या चलनी के माध्यम से हम लोग पीसे हुए या महीन पदार्थों का पृथकीकरण कर सकते हैं। जैसे आटे में बहुत बारीक चीज अशुद्धियां होती हैं, उस चलनी के ऊपर हम लोग रख करके हिलाते हैं तो पिसा हुआ आटा शुद्ध नीचे गिर जाता है और उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ ऊपर छन जाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं चालन। उसी विधि से हम लोग अशुद्धियों को चलनी के माध्यम से, चलनी एक यंत्र है, उसके माध्यम से हम लोग अलग कर लेते हैं। और भी क्रियाकलाप हैं, जैसे चिनाई के लिए या प्लास्टर के लिए हम लोग
सीमेंट में रेत को मिलाते हैं तो रेत में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। जो रेत में अशुद्धियाँ होती हैं उनको अलग करने के लिए एक छन्नी बनाई जाती है, चलनी बनाई जाती है। उस चलनी में हम लोग रेत को डालते हैं और जब रेत को डालते हैं तो उसको हिलाया जाता है, या किसी लकड़ी से हिलाएं या पकड़ करके डंडी को ही हिलाया जाता है। तो जो बड़े बड़े टुकड़े उसमें होते हैं, अशुद्धियाँ जो होती हैं वह उसी छन्नी में रुक जाती हैं, चलनी में रुक जाती हैं, और जो शुद्ध रेत होते हैं वह नीचे गिर जाते हैं। तो इस छलनी के माध्यम से जो हम लोग पदार्थ का पृथकी करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालन विधि से पदार्थ का पृथकीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग पदार्थ का पृथकीकरण करते हैं। यानी अशुद्ध पदार्थ को शुद्ध पदार्थ से अलग करना ही क्या होता है, पदार्थों का पृथकीकरण होता है। उसमें हम लोग ये 4 विधियां पढ़े, हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन और चालन। एक बार फिर देख लीजिए। हस्तचयन माने हाथ के माध्यम से हम लोग पदार्थों के अशुद्धियों में को अलग करना, हस्तचयन। दूसरा थ्रेसिंग, यानी पौधे को सुखा करके डंडी के माध्यम से उसको पीट के अलग कर देना, वह थ्रेसिंग कहलाता है। निष्पावन, यानी वायु की सहायता से हम लोग अशुद्धियों को, सूखे पदार्थों को जैसे भूसा, कण को अलग कर देना क्या कहलाता है, निष्पावन। और चालन, यानी एक यंत्र छन्नी या चलनी के माध्यम से पदार्थ से अशुद्धि को बाहर कर लेना चालन कहलाता है। अब हम लोग इसके बाद अवसादन, अवसादन क्या होता है। कभी कभी होता है कि मिश्रण में जल को मिलाते हैं, जैसे अवसादन में यह भी पृथकीकरण का एक विधि है। अवसादन जैसे मिश्रण को हम लोग जल में मिला दिए और वह जल में घुल गया, जैसे यहाँ तक जल है, और जल में जब हम लोग मिट्टी को घोल देते हैं तो वह घोल बन जाता है। घोल बनने के बाद क्या हुआ कि हम लोग छोड़ दिए तो नीचे एक परत में बैठ जाती है, छोटे छोटे कण उसमें नीचे बैठ गए। जब नीचे बैठ जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। मिट्टी को या किसी भी कण को जल में घोल देना, घोलने के बाद हम लोग किसी बर्तन में रख देते हैं, और बर्तन में रखने के बाद कुछ समय बाद देखा जाता है कि जल ऊपरी सतह पर, जल के निचली सतह पर, बर्तन के निचली सतह पर, पेदी में वह अशुद्धियाँ एक लेयर के रूप में, एक परत के रूप में बैठी हुई दिखाई देती हैं, प्रतीत होती हैं। यही विधि क्या कहलाती है, इस क्रम को, इस क्रिया को हम लोग अवसादन कहते हैं। अवसादन के बाद निस्तारण। निस्तारण, अब एक गिलास से दूसरे गिलास में यह अवसादित द्रव को निकाल लेना या अलग कर लेना निस्तारण कहलाता है। पृथक कर लेना निस्तारण कहलाता है। एक गिलास में जो अवसादित या मिट्टी के या किसी कंकड़ के जो भी हैं घुले जल में जो नीचे बैठे हैं, इसको इस गिलास से दूसरे गिलास में
इकट्ठा कर लेना यानी पानी को निकाल लेना ही क्या कहलाता है? निस्तारण कहलाता है। निस्तारण के बाद निस्तारण के बाद निस्यंदन क्रिया होती है। निस्यंदन क्रिया क्या होती है? जैसे चाय हम लोग बनाते हैं तो चाय में चाय की पत्ती, चीनी, पानी, दूध आदि वस्तुएं जो भी होती हैं एक ही में मिश्रित करके, मिक्स करके हम लोग उबालते हैं। उसको जब उबाल देते हैं तो यदि हम लोग चाय को 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट यदि रख देते हैं तो पाया जाता है कि चाय की पत्ती जो है ऊपर है और चाय फ्रेश है, नीचे या ऊपर कहीं भी है। धीरे से हम लोग अगर बर्तन में हम लोग गिराते हैं तो कुछ चाय की पत्ती के टुकड़े उस चाय में आ जाते हैं। अर्थात अवसादन क्रिया पहले करते हैं यानी उसको 2 मिनट छोड़ते हैं, फिर निस्तारण क्रिया करते हैं। तो अवसादित और निस्तारण इन दोनों के माध्यम से पृथकीकरण नहीं हो पाता है शुद्ध रूप में, तो हम लोग आते हैं निस्यंदन के रूप में। अब निस्यंदन के लिए क्या किया जाता है? एक छन्नी का प्रयोग करेंगे। उसमें जब गिरा देते हैं तो चाय पत्ती के जो टुकड़े होते हैं वह ऊपर रुक जाते हैं उसी छन्नी के ऊपर, और चाय के जो भी तरल पदार्थ है वह शुद्ध रूप में नीचे आ जाता है। यानी पूर्णतः अवसादन और निस्तारण से पृथकीकरण पूर्णतः नहीं हो पाता, तो हम लोग निस्यंदन विधि से पूर्ण रूप से हम लोग उसका पृथकीकरण करते हैं। तो चाय की पत्ती जब उस छन्नी पे रुक जाती है तो उसके बाद नीचे जो शुद्ध रूप में चाय मिलता है वह विधि क्या कहलाती है? वह क्रिया क्या कहलाता है? निस्यंदन कहलाता है। इस विधि यानी निस्यंदन के में हम लोग फल और सब्जियों के रसों को पीने के लिए जो करते हैं, निचोड़ते हैं, तो उसमें बीज के भी टुकड़े कुछ आ जाते हैं। तो निस्यंदन विधि से हम लोग उस बीज के टुकड़े को अलग करके जूस को अथवा फल के सब्जियों के जूस को पृथक कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है वाष्पन। वाष्पन क्रिया क्या होती है इसको हम लोग समझें। वाष्पन क्रिया, एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन में कुछ हिस्से तक जल भर दिया जाएगा, नीचे से एक उष्मा देने वाली यंत्र लगाएंगे, जैसे गैस। ये गैस के चूल्हे हैं। गैस के चूल्हे में हम लोग एक बर्तन में पानी लेंगे और गैस पे उसको जला के, आग जला के रख देंगे। तो कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें से हल्का हल्का भाप टाइप में कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है।
उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाष्प। तो जब जल को हम लोग गर्म करते हैं, जब जल को हम लोग गर्म करते हैं तो कुछ ताप पर, जब ताप की वृद्धि होती है तो कुछ ताप पर ये क्या होता है, भाप बन करके जल उड़ने लगता है। जब उड़ने लगता है भाप बन करके या वाष्प बन के उड़ने लगता है, निकलने लगता है, तो उसी क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। मूल रूप से तो जल का वाष्पन निरंतर होता है, लेकिन कुछ ये जो वाष्पन क्रिया होती है जल की, वो हमेशा होती है, हमेशा जल वाष्पित होता है। इसी विधि के कारण कपड़े का सूखना या किसी बर्तन में पानी का कम होना, पोखरे में पानी का कम होना, गड्ढे में पानी का कम होना, इसी के कारण होता है वाष्पन के कारण। यदि वाष्पन नहीं होता तो एक बार बारिश हो जाती है तो पोखरे में या गड्ढे में जब जल एकत्रित हो जाता तो हमेशा के लिए एकत्रित ही रहता, वो समाप्त नहीं होता। लेकिन समाप्त क्यों होता है, इसीलिए कि उस जल का वाष्पन हो जाता है। जब जल का वाष्पन हो जाता है तो उसकी मात्रा घट जाती है। ऐसे ही कपड़ा हम लोग धोते हैं, जब कपड़ा धो करके सूखने के लिए बाहर डाल देते हैं तो हमारे कपड़े में जो भी जल के कण होते हैं वह वाष्पित होकर के वाष्पन क्रिया के माध्यम से वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं और हम लोगों के कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं। तो भाप बन के उड़ना जल का क्या कहलाता है, वाष्प बन के उड़ना वाष्पन क्रिया कहलाती है। इसी क्रिया के माध्यम से, वाष्पन क्रिया के माध्यम से नमक का निर्माण भी होता है। समुद्र के जल में क्या होता है कि समुद्र के किनारे, जो समुद्र है इस तरह से, तो समुद्र के किनारे कुछ दूरी पर खेत गड्ढे बना दिए जाते हैं। जब समुद्र में ज्वार भाटा या आती है लहरें तो इसमें पानी चला जाता है और पानी चले जाने के बाद क्या होता है, तो फिर लहरें नीचे आ जाती हैं। तो जब नीचे आती हैं तो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वाष्पन क्रिया के कारण इस गड्ढे से पानी सूख जाता है और जो नमक होते हैं वो ढेर के रूप में इसी में मिल जाते हैं। इस तो वाष्पन के बाद ये नमक पानी सूख जाने के बाद जब वाष्पन क्रिया होती है तो पानी सूख जाता है, और जब वाष्पन क्रिया के बाद पानी जब सूख जाता है तो ये नमक क्या होता है, हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। उसको तोड़ करके फिर पैकेट के रूप में बाज़ारों में भेज दिया जाता है। और भी इस तरह से पृथ्वीकरण के हैं, ये भी पृथ्वीकरण का एक एग्जाम्पल है। समुद्र के जल से वाष्पन क्रिया करके नमक का तैयार होना, ये भी एक तरह का पृथ्वीकरण ही है। और आगे हम लोग इसमें पृथ्वीकरण में पढ़ेंगे, जो चीज़ें जैसी भी आएंगी आगे देखा जाएगा। तब तक के लिए हम लोग इतना ही आज, आगे कुछ फिर पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत, धन्यवाद आज के लिए।